Good morning students. So this is Viva Parekh and I very welcome you all to my channel Campus. और आज हम लोग proceed करने वाले हैं with the lecture number 2 of the class 11 chapter redox reactions. तो पिछली कुछ classes में हम लोगों ने redox reaction का एक basic introduction देखा था, redox reactions क्या होती हैं उनको properly समझा था और साथ में एक बहुत ही important concept जिसको कि oxidation number या oxidation state कहते हैं, किस तरह से वो वैलेंसी से डिफरेंट है और क्या यूटिलिटी है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, उसको हमने जानने की कोशिश की थी और उससे रिलेटेड कुछ पैराडॉक्स को भी डिस्कस किया था. सो इन दिस क्लास वी विल बी गोइंग टू दी अनदर स्टेप जहां पे कि आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस कौन कौन से टाइप्स की होती हैं इनको डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है. सो आई कैन अश्योर यू दैट दिस class is going to be like very important class for this chapter. तो अगर आप redox reactions को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, so I would recommend कि आज की क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें. This is the core of this chapter. Okay, so now let us start with our today's class. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दो important topics आज हमें cover करने हैं. The first one is the types of redox reaction और second हम देखेंगे balancing of redox reactions. तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की. बेसिकली 4 तरह के रिएक्शंस को हमें डिस्कस करना है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें नया क्या है, मतलब इस तरह की रिएक्शंस तो हम लोगों ने पहले भी अपनी लोअर क्लासेस में देख रखी है. सो हाँ बच्चों, आप लोगों ने देख रखी है, आप लोगों ने पढ़ रखा है इस तरह के रिएक्शंस के बारे में. But the difference is that here we will be talking in terms of redox reactions. Again, ये वो reactions हैं जहाँ पे कि reduction और oxidation processes simultaneously हो रहे हैं और इसी वजह से क्योंकि redox reactions और जैसा कि हमने कहा redox reaction में oxidation number और oxidation state का एक बहुत ही crucial role होता है. तो आप यहाँ देखोगे कि normal जो reactions अभी तक हम deal करते आ रहे थे अपनी lower classes में, जहाँ पे कि generally हम लोग charges को oxidation states को इतना नहीं देखते थे, ध्यान नहीं देखते थे क्योंकि वहां पे चार्जेस का बेसिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था. जितने चार्जेस आपके रिएक्टेंट साइड में होते थे वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते थे हमारे एटम्स के बैलेंस होने के साथ में. लेकिन जब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे तो कई सारे आपको ऐसी भी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जहां पर कि प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पा रही होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहे होंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड. और इसी वजह से ये जो रिएक्शंस है, ऑल्दो ये बिल्कुल वही रिएक्शंस है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी हैं, बट यहाँ पे आपको डील करना है विद एन एक्स्ट्रा टर्म जो कि है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप आपको क्लियर है कि हमने लोअर क्लासेस में किस तरह से जो पढ़ा था और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है. अगर अभी भी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में और क्लैरिटी बनती जाएगी. So let us first of all start with the first reaction which is combination redox reaction. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये उस तरह की reactions हैं जिनके अंदर हमें combination देखने को मिलेगा. combination मतलब कि आपके दो reactants combine होंगे और क्या form करेंगे, कोई एक product form करेंगे combine करके. सीधी सी बात है. अब यहाँ पे खास बातें आपको क्या देखनी है, तो इसमें आप ये देखोगे कि जो reactants हैं आपके जैसे ही वो product में change होंगे तो आपको कुछ oxidation number में change होता हुआ दिखाई देगा. तो पहली चीज तो आप यहाँ पे ये नोटिस करोगे. और दूसरी बात आप ये नोटिस करोगे कि कम से कम कोई एक रिएक्टेंट आपका ऐसा होगा जो कि एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होगा ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप यहाँ देखोगे. आपको इनको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन दोनों पॉइंट्स को, बट यस दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखने को मिलती है. नाउ लेट अस स्टार्ट सीइंग सम ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर ताकि आपको एक और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाए. सी देखो, अगर हम लोग, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि इसमें बेसिक रिएक्शन क्या होती है कि कोई आपके दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, और जैसे कि कहा कि दोनों जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कम कोई एक होगा जो कि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि अपनी नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा. अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे तो हमारे दोनों ही रिएक्टेंट्स अपनी नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है. दूसरी बात हमने देखी कि जैसे ही आप इसमें रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क देखने को मिलता है। सो लेट अस सी, दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो कि नेटिव फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि नेटिव फॉर्म में है, दोनों ही अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पर जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो आप क्या देख पा रहे हो, अब आपको आई एम श्योर कि अब आपको आता है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली जाती है। मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली कौन कौन से एलिमेंट किस तरह की शो करते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सो ये तो बिल्कुल नॉर्मल केस है, हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन है वो 0 से +1 में जा रहा है, इन दिस वे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन अपनी 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, एंड इन दिस वे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों ही जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं, दे आर चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स while participating in this combination redox reaction. Clear है इतनी बात? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल। अगेन हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड इस तरह का मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों नेटिव स्टेट में, सो दे आर इन दी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, पर मॉलिक्यूल के बन जाने के बाद में दे आर फॉर्मिंग, नाउ मैग्नीशियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन इन -3। तो इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ फ्रॉम 0 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ फ्रॉम 0 to -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन दोनों चीजें यहाँ पे फिर लागू होती हैं। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कम कोई एक नेटिव स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही नेटिव स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कुछ फर्क देखने को मिलेगा एज दे विल बी मूविंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बेसिकली आपका एक काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आपने ट्रीटमेंट कराया, सो इट फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो यहाँ पे दोनों में से कोई एक होना चाहिए रिएक्टेंट आपका एलिमेंटल स्टेट में, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जबकि अगर मीथेन की बात करें तो कार्बन इज इन -4 और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आपको अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहली बात तो आप मेरी जो लास्ट क्लास है उसको जाके एक बार वापस से रिव्यू कर सकते हैं, उसको एक बार देख सकते हैं, ताकि पूरी दिमाग में क्लैरिटी बन जाए। और जो भी मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी है ना, यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क कि आप साथ का साथ ट्राई करते जाएं कि कौन से एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने की, राइट? तो यहाँ पे जब हमने मीथेन का ऑक्सीडेशन कराया तो मैं क्या देख रही हूँ कि कार्बन अपनी -4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन का मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होने पे ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी तरफ जो मेरा ऑक्सीजन है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो पहले वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और बाद में चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें चाहे हम वाटर में देखें, दोनों में ही वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। सो आई विल से कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से अगेन जो हमारे वो दो जो क्राइटेरिया थे वो भी फुलफिल हो गए, और हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन आई होप आप समझ गए हो कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर कुछ नया फॉर्म करते हैं। क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी, आई थिंक अनदर रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक इतने ही एग्जाम्पल हैं इसके। यस, सो द नेक्स्ट वन इज योर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखो नाम से अगेन समझ में आ रहा होगा कि आपके रिएक्टेंट्स टूटने वाले हैं, डिकम्पोज होने वाले हैं किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स की प्रेजेंस में। ठीक है, वो हीटिंग हो सकता है, एनर्जी सोर्स, वो आपका फोटोकेमिकल सोर्स हो सकता है, कोई भी एक सोर्स होगा जिसकी प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होके एक अगर मॉलिक्यूल है तो वो 2 या 2 से ज्यादा में टूट सकता है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स के अंदर। और दूसरी बात कि प्रोडक्ट में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होगा। पिछले वाले केस में एक रिएक्टेंट ऐसा था जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होगा, यहाँ पे कम से कम एक प्रोडक्ट होगा जो कि अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा। क्लियर है? सो आई होप इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, है ना? तो एक ना एक प्रोडक्ट आपका हम कहेंगे एलिमेंटल फॉर्म में है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कोई ना कोई फर्क देखने को
को मिल रहा है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका अगर आप डिकम्पोजिशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एक तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक क्लोरीन गैस मिलेगी। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हमने डिकम्पोजिशन कराया किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में कन्वर्जन हो गया। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है, और क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहली चीज फुलफिल हो गई। दूसरी बात, कम से कम मेरा एक प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, पर यहाँ पे मेरे दोनों ही प्रोडक्ट्स अपनी एलिमेंटल स्टेट में, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसको भी चलो हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आपका मेन फोकस इधर ही रहे, ज्यादा आपकी नजरें इधर उधर हिले डुले ना, ठीक है। नाउ दिस इज KClO3, इसको हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब इसका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये KCl और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। अगेन यहाँ पे देखते हैं, मेरा एक कम से कम प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन इज इन दी एलिमेंटल स्टेट। क्लियर है। दूसरी बात, KClO3 है तो पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप खुद भी निकाल के देख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीजें। एक बार खास से करके देखो, जैसे X मैंने बताया था ना कि X पुट करके आप करो। देखो पोटेशियम बिकॉज इट इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, तो इसका मतलब +1 में ही रहेगा। ऑक्सीजन जो है वो -2 में ही रहेगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालें। सो हियर यू विल हैव टू टेक क्लोरीन एज द X, और आप यहाँ से X की वैल्यू निकालो। आई एम श्योर कि आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसको जरूर एक बार खुद से करके देखो आप, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशीज है जिनके की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो देखो अगर हम पोटेशियम की बात करें, दोनों ही साइड इट इज +1, तो कोई फर्क नहीं आ रहा। क्लोरीन की अगर हम बात करें, इट इज मूविंग फ्रॉम +5 टू -1, मतलब सीधा सीधा अच्छा खासा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन की बात कर लें, अर्लियर इट वाज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और अब वो अपनी नेटिव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। सो यहाँ पे भी हमें एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। So of course it is a redox reaction. It is a kind of a decomposition redox reaction. कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन की तरफ। सो दिस इज अ रियली नाइस रिएक्शन, और आपको ये बताना होगा कि ये रिएक्शन क्या एक डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। Although this reaction in normal terms, जैसे कि जो हम लोअर क्लासेस में आज तक पढ़ते आए थे, हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कि एक मॉलिक्यूल जो कि बड़ा है साइज में, वो किसी एनर्जी सोर्स की प्रेजेंस में आके टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। सो ऑफ कोर्स इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट बीवेयर, इट इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। अब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि लोअर क्लासेस से ये वाली क्लासेस में क्या फर्क आ रहा है। देखो कैल्शियम अगर आप दोनों तरफ देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन दोनों तरफ देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन दोनों तरफ देखें तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कहाँ आया, चेंज तो आया ही नहीं। सो हाउ कुड यू कॉल इट एज अ रिडॉक्स reaction? redox reaction तो ये है ही नहीं। Although it is a decomposition reaction, but it is not a redox reaction. ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना भाई कि दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइन, ओके। So moving on to the third type of reaction for today, which is displacement redox reaction. ठीक है, अब देखो displacement reaction, redox reaction, देखो पहली बात redox reaction है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आना चाहिए from reactant to product side। दूसरी बात displacement हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट का आई एम श्योर अब आप मतलब समझते हो, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने रिएक्टिविटी सीरीज और कुछ कुछ इस तरह की चीजें पढ़ रखी हैं। तो अब आप समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। द वन विच इज मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द अनदर विच इज लेसर रिएक्टिव, है ना। तो
जैसे इसमें हम लोग बहुत सारी टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करेंगे, 3 तरह की। यहाँ पे जो मेरा पहला एग्जांपल है, इसमें एज यू कैन सी कि हम क्या देख रहे हैं कि आपका एक मेटल है जिसका कि हमने रिएक्शन करवाया एक सॉल्ट के साथ, एक मेटल सॉल्ट के साथ में, ठीक है। तो मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट, जो पहले तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हम रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह की रिएक्शन को देख चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा, सो दैट विल डिपेंड ऑन इट्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर आप ये बता सकते हो जो मेटल वहां पे टॉप पे प्रेजेंट होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट कैन बेसिकली डिस्प्लेस द अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। क्लियर है? जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे जिंक का अगर रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। देखो, जिंक यहाँ पे अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कॉपर को सॉल्ट के साथ डिस्प्लेस करने पर ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ कॉपर जो ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो डिस्प्लेस हो जाने के बाद में अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया, तो +2 से 0 में जाने पर उसका हो गया रिडक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे एक मेटल ने अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये होते वक्त, ये डिस्प्लेसमेंट होते वक्त उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू दी अनदर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास है टाइटेनियम क्लोराइड जिसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और टाइटेनियम बन गया। अब देखो, टाइटेनियम और मैग्नीशियम दोनों की पोजिशन को अगर आप देखो, सो यू विल बी एबल टू सी कि जो मैग्नीशियम है ना यार, वो तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। So magnesium can easily displace titanium out of its salt. तो मैग्नीशियम टाइटेनियम को टाइटेनियम क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। और ऐसा करने के दौरान मैग्नीशियम इज चेंजिंग फ्रॉम इट्स 0 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जबकि टाइटेनियम अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 एलिमेंटल स्टेट में जा रहा है, तो उसका हो रहा है रिडक्शन। यानी कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ और साथ ही साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क आ गया। सो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम चलते हैं दूसरी तरह की डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन पे। अब देखो, इसके अंदर फर्क ये है कि पहले एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा था। अब इसमें एक जो मेटल होता है ना, वो एक नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है, बस यही फर्क है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी वो की वही रहने वाली हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, तो आपको पता है यार ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनका जब आप रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हो ना, वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब धुएंधार तरीके से एक्सप्लोसिव वे में वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि सोडियम को मिनी बॉम्ब भी कहते हैं। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, इस तरह की चीजें, बहुत हार्श चीजें जो है वो फॉर्म करता है। एंड इन दिस वे इट इज लाइक अ मिनी बॉम्ब इन इटसेल्फ, एक्सप्लोसिव नेचर में होता है। तो अगर हम सोडियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब हमें अलग से कोई हीट सोर्स देने की जरूरत ही नहीं है, हमें पानी को गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो सोडियम है वो अपनी प्लस, यहाँ पे मैंने ऑल्दो मेंशन नहीं कर रखा बट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सोडियम अपनी एलिमेंटल स्टेट में, सो इट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे सोडियम अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑब्वियसली सोडियम 0 से +1 में जा रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये रिएक्शन हमारी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होती है। और आप देख सकते हो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसको डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम वाटर। ठीक है, और क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब उसके बाद में हम चलते हैं ग्रुप 2 मेटल्स के ऊपर। अगर हम ग्रुप 2 मेटल्स की बात करें
तो यहाँ पे आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो अब ये रिएक्शन है मेरी, कुछ इस तरह की रिएक्शंस आ रही हैं। हालांकि इसमें आयरन जो है वो आपका एक ग्रुप 2 मेटल नहीं होता, बट ये भी इसी तरह के रिएक्शंस को शो करता है, इसलिए मैंने भी इसको साथ में शो कर दिया है। जैसे कि मैग्नीशियम है, अगर आप वाटर के साथ ट्रीट कराओ तो वो ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, इतना फास्ट रिएक्टिव रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन स्टीम के साथ में कराते हो, यानी स्टीम का मतलब समझ रहे हो ना, पानी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक का पहुंच चुका है या उससे ऊपर का ही टेम्परेचर है उसका, जब वो स्टीम फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तब अगर मैग्नीशियम को आप इस तरह के पानी या वाटर वेपर के या स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगेन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। इसी तरह से जो आपका आयरन होता है ना, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इतना वो रिएक्टिव नहीं होता, बट यस ऑफ कोर्स इट कैन रिएक्ट विद स्टीम इन ऑर्डर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज कर देता है। क्लियर है? So those metal which does not react with steam and water. अब कुछ ऐसे भी आपके reactions हैं जो कि मतलब इसके साथ नहीं होते, ना ठंडे पानी के साथ होते हैं ना गर्म पानी के साथ होते हैं। तो ये वो वाले मेटल्स हैं जिनको और ज्यादा हार्श कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो कमिंग ऑन टू सच मेटल्स जो कि इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लाइक इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, जिंक, कैडमियम, कॉपर, इस तरह के मेटल्स जो कि रिएक्टिव तो हैं पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वाटर से ही वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सके। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको और हार्श कंडीशंस चाहिए होंगी, तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपके एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर देता है। अब ये आपका एसिड हो गया। सिमिलरली कैडमियम जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में CdCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब अगर हम कॉपर की बात करें यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपसे कई बार है ना ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है कि हमें क्या लगता है कि कॉपर जो है वो भी एक मेटल है तो उसको भी रिएक्टिव होना चाहिए, बट लेट मी टेल यू कि कॉपर की रिएक्टिविटी काफी कम होती है, हाइड्रोजन से भी कम होती है। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप एक बार वापस जाओ, जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको शो की थी एक बार आप उसको फटाफट से देखो। उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के बाद में कॉपर का नंबर आता है, इसका मतलब कॉपर से ज्यादा तो हाइड्रोजन रिएक्टिव है, और अगर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर कॉपर हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन कॉपर को जरूर डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ना, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कॉपर के साथ में, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और ना सिर्फ कॉपर, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनमें से कोई भी HCl के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रेस्पेक्टिव सॉल्ट नहीं बना पाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, द बेसिक रीजन इज क्योंकि इन सभी के सभी जो एलिमेंट्स, ये जितने भी आपको एलिमेंट्स यहाँ पे मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब की जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली कैसी है, कम है। ठीक है, इन सब की रिएक्टिविटी कम है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। फाइन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। अदरवाइज रिएक्टिविटी सीरीज में हर कोई जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, दे कैन ऑब्वियसली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, okay, now moving on to the another kind of displacement reaction. Again it is a very simple one, जो कि कौन सी है आपकी this one, जिसमें हम लोग एक नॉन मेटल को दूसरे नॉन मेटल से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिकली इस तरह के जो रिएक्शंस है वो आपके हैलोजेंस शो करते हैं, तो आपको सिर्फ हैलोजेंस के बीच में ही तो कंपैरिजन करना है, क्योंकि आपके हैलोजेंस ही हैं ऐसे नॉन मेटल जो कि काफी रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाईएस्ट होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्लियर है? तो मैं आपको कभी जब आगे जाके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की भी सीरीज प्रोवाइड आपको कर दूंगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहां पे ये ऑर्डर देख सकते हो। फ्लोरीन एक्चुअली इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो इसकी साइज बहुत छोटी है, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और इन सभी रीजंस की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज व्हाई इट्स रिएक्टिविटी इज द हाईएस्ट अमंग all the
हेलोजन एटम्स, ठीक है। फिर क्योंकि बाद में आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और आयोडीन की साइज तो बहुत बड़ी होती है। सो बेस्ड ऑन दैट जो आयोडीन की रिएक्टिविटी है वो भी सबसे लीस्ट है इन सभी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आप जानते हो कि वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट से। यानी फ्लोरीन जो है ना, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाएगा। क्लोरीन की बात करें तो वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर पाएगा। ब्रोमीन की बात करें तो वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर पाएगा। पर जो एलिमेंट्स नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं वो अपने से ऊपर वाले, अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्लोरीन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करने की ताकत रखता हो। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हमारे दिमाग में बिल्ड अप हो जाए इन एलिमेंट्स के लिए। ओके, सो हियर द वन वी हैव इज दिस रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। सो लेट अस सी दिस रिएक्शन। यहाँ पे है आपका फ्लोरीन, जिसका रिएक्शन हमने NaCl के साथ कराया। अब देखो, एक तरफ तो फ्लोरीन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो हाईएस्ट है, तो NaCl के क्या मजाल है ना। तो क्लोरीन को डिस्प्लेस करना इसके लिए बच्चों वाली बात है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को हटा के सोडियम के साथ में अपना मॉलिक्यूल बना लेगा, अपना एक कंपाउंड बना लेगा NaF, और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में चला गया, सो इसका तो रिडक्शन हो गया। और क्लोरीन -1 से अपनी एलिमेंटल स्टेट में चला गया, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन KBr के साथ कराओ या फ्लोरीन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस ही इज दिस, मतलब वो जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ही इज द किंग ऑफ दिस एम्पायर, राइट। तो इस वजह से फ्लोरीन ना सिर्फ फ्लोरीन को, वो ब्रोमीन को और आयोडीन को सबको डिस्प्लेस करने की हिम्मत रखता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्लोरीन है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, और सबको डिस्प्लेस करने के बाद में अपने खुद के ही वो मेटल सॉल्ट्स बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नदी की धारा को उल्टी कर दूं, सो इट इज नॉट पॉसिबल दिस टाइम। क्लोरीन का रिएक्शन अगर आप सोडियम फ्लोराइड के साथ करोगे, तो क्लोरीन की इतनी मजाल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस करने की हिम्मत रखे। कुर्सी जो है वो तो हमेशा फ्लोरीन की ही रहने वाली है, तो क्लोरीन के बस की बात नहीं है फ्लोरीन को डिस्प्लेस करना। सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन अगर हमें क्लोरीन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है, तो जिनसे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि आयोडीन, तो वो इनको डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर मेटल सॉल्ट्स। तो क्लोरीन का रिएक्शन अगर आप सोडियम ब्रोमाइड के साथ करोगे, तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन ने सोडियम क्लोराइड बना लिया। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि क्लोरीन फ्रॉम इट्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इट चेंजेस टू -1, यानी कि क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। और ब्रोमीन फ्रॉम इट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ब्रोमीन का हो गया ऑक्सीडेशन। इसी तरह से क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड और आयोडीन गैस को रिलीज कर दिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है ब्रोमीन की। तो यार देखो, ब्रोमीन जो है वो सिर्फ एक ही से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ही से ज्यादा रिएक्टिव है, बचा कौन? आयोडीन। तो ब्रोमीन आयोडीन के सॉल्ट से आयोडीन को डिस्प्लेस करके उसको आयोडीन गैस में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस वजह से आयोडीन -1 to 0 यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा, जबकि ब्रोमीन फ्रॉम 0 to -1 रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? सो बाय दिस मेथड आप फ्लोरीन का कोई भी रिडक्शन नहीं कर, आप फ्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे, है ना। इसमें हमने देखा ना, बिकॉज फ्लोरीन है सुपर रिएक्टिव, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिएक्टिव है। तो इस मेथड से तो पॉसिबल नहीं है कि फ्लोरीन जो है उसका हम लोग क्या करें, उसका हम रिडक्शन कर पाए। फ्लोरीन का यहाँ पे हम रिडक्शन नहीं कर पा रहे, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहे, राइट। तो इस वजह से होगा क्या कि अगर मैं चाहती हूँ स्टिल कि कुछ तो ऐसा मेथड मैं डेवलप करूँ, नहीं तो इतनी पढ़ाई करने का फायदा ही क्या अगर हम हार मान के बैठ जाएं कि ठीक है ये तो प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा। नहीं, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई तो एक ऐसा मेथड डेवलप हो जिसमें कि हम फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकें बजाय रिड्यूस करने के, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को मैं कहती हूँ संकट
रोचक। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऐसी रिएक्शंस को पॉसिबल कर पाता है जो कि नॉर्मल लेबोरेटरी में अगर आप करवाओ तो वो पॉसिबल नहीं होती। नेचुरली स्पॉन्टेनियसली दोज रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम करते क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ना, यानी कि शॉक लगाते हैं हम एक तरीके से। तो ये जो शॉक लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी एंटर कराना है, करंट का मूवमेंट कराना है, वो अच्छों को रिएक्शन करने पे मजबूर कर देता है। एंड दिस इज द रीजन कि आप फ्लोरीन को भी उसकी -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकते हो बाय यूजिंग दिस मैजिकल मेथड विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और उससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो क्लास 12th में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके कंप्लीट चैप्टर है आपका, उसमें बहुत डिटेल में आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस हैं और वहां पे किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, सो ये तो हो गए हमारे सभी के सभी एक रिएक्शन और हमारा बच गया है अभी, है ना? तो 3 रिएक्शंस तो हमने कर लिए, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। अब जो लास्ट तरह का रिएक्शन हमारे पास में बचा है, दैट इज योर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो आई एम श्योर कि आपको याद होगा, आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बचपन में पढ़ रखा है। ये वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर कि एक ही एलिमेंट, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो साइमल्टेनियसली हर रिएक्शन में हो रहा है, तभी तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप उसको कहोगे जिसमें आपका एक ही एलिमेंट जो कि रिएक्टेंट साइड में है, वो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है कि उसका खुद का ही रिडक्शन भी हो रहा है और उसी का खुद का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। आई होप मैं क्लियर कर पाऊं आपको। देखो फिर से समझाती हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस तो ये सभी है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ही रिएक्शन में किसी का रिडक्शन होना, किसी का ऑक्सीडेशन होना, तो वो तो सभी के अंदर हो रहा है, इन चारों ही रिएक्शंस में हो रहा है। बट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड के किसी एक एलिमेंट का अपना ही रिडक्शन भी हो रहा है और अपना खुद का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इन दी सेम सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कि आपको एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास है एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड का। आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटकर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सो इट इज एक्चुअली -1। याद करो हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने आपको बताया था, परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बट जब वो टूटा वाटर में तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि ऑक्सीजन का हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो गया। और दूसरी तरफ उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी फॉर्म किया जिसमें कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर, और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीजन। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑफ कोर्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है, so that is why it is a disproportionation redox reaction. I hope now this is more clear to you. अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लोरीन का जब हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सो इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये देखो, क्लोरीन पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, NaCl में -1 में गया और NaOCl में +1 में गया। तो 0 से -1 जाने पर इसका रिडक्शन हुआ और 0 से +1 जाने पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो पा रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जैक्टली इसी तरह से एक और रिएक्शन देख लेते हैं। NO2 को जब आप किसी बेस के साथ ट्रीट कराते हो तो वो NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म करता है। तो नाइट्रोजन जो कि पहले +4 में था, वो +4 से +3 में जाने पर रिड्यूस हो जाता है और +4 से +5 में जाने पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो अगेन एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ClO2 नेगेटिव का जब आप हाइड्रोक्साइड बेसिकली आप बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये Cl नेगेटिव और क्लोरेट में कन्वर्ट हो गया ClO3 नेगेटिव में। तो ClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, क्लोराइड में -1 में गई और क्लोरेट में +3 में गई।
तो सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 नहीं +5 होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जिसके कि 3 एटम्स प्रेजेंट हैं क्लोरेट के अंदर, सो फॉर एवरी ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, तो इसका मतलब हो गया ये -6, और क्योंकि पूरे क्लोरेट के ऊपर -1 चार्ज है तो इसलिए आप यहाँ से माइनस कर देंगे, सो दैट वुड बी -6 + 1 यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। तो हम जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं कि +3 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हुई है, और इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है क्लोरीन का, और दूसरी तरफ +3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी रिएक्शन के अंदर हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम दूसरे सेक्शन की तरफ मूव करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर की जान है। दिस इज द मोस्ट important part of this chapter, which is basically the balancing of the redox reactions। बहुत 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 ज्यादा important topic है कि हम रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। देखो, आज तक रिएक्शंस को तो हमने कई बार बैलेंस किया है, लोअर क्लासेस में आप लोग बहुत बार देख चुके हो। हिट एंड ट्रायल मेथड हम बेसिकली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन, पर यहाँ पे बात हो रही है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि ये आपके सिंपल केमिकल रिएक्शंस नहीं है। यहाँ पे हम उन केमिकल रिएक्शंस से साथ डील कर रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया करते थे तो वहां पे सिंपली आपको एटम्स को बैलेंस करना होता था, उनके चार्जेस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते थे, वो सिंपल रिएक्शंस होती थी। लेकिन जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें उस तरह के कंपाउंड आयन से डील करना होता है जिनके ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, वो कंपाउंड आयन्स हैं, यानी कि उनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड। इस वजह से हमें ओवरऑल रिएक्शन के चार्जेस को बैलेंस करना होता है, साथ ही साथ जो हमारे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनके भी चार्जेस को, उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बैलेंस करना होता है। सो दैट इज व्हाई दिस मेक्स दिस रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग अ लिटिल टिपिकल प्रोसेस। बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, एक मेथड होता है, पूरी तरह हिट एंड ट्रायल नहीं है जैसे कि हम पहले की केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते थे। यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। अगर हम उन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हम हमारे फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो मेथड्स होते हैं हमारे, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है हाफ रिएक्शन मेथड। इन दोनों में से किसी को भी बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द रिएक्शन आप यूज में ले सकते हैं। कुछ कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी भी होंगे जहां पे कि आप इन दोनों ही मेथड्स को यूज में ले सकते हो। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ज्यादा सिंपल हाफ रिएक्शन मेथड है। हालांकि दोनों ही बहुत सिंपल है, इनमें बस एक आधी स्टेप ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट है, अदरवाइज कुछ कुछ आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज मिलेगी दोनों के अंदर। और जो बेसिक आइडिया है ना, बस आपको वो समझने की जरूरत है, अदरवाइज दे आर क्वाइट सिंपल। जैसे कि फर्स्ट मेथड मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारी रिएक्शन आइदर एसिडिक मीडियम में होगी या फिर बेसिक मीडियम में होगी, जो कि जनरली होता भी है। आपको इन रिएक्शंस को करवाने के लिए या तो एक एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करना होता है, यानी कि कोई आपको एसिड की प्रेजेंस में इन रिएक्शंस को कराना होता है, या फिर किसी अल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में कराना होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी रिएक्शन को चार्ज के वे में बैलेंस करने वाले होते हो तो उस टाइम पे आप देखते हो कि कहीं ना कहीं पे जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन योर मीडियम आप उनके अंदर H+ या फिर OH नेगेटिव आयंस को इंक्लूड करते हो, ऐड करते हो, ताकि आपकी ओवरऑल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये जो भी कुछ कहा है, आई एम श्योर कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। सो फॉर दैट वी नीड टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने होते हैं इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
और उसके बाद में हम कुछ रिएक्शंस को लेंगे जो कि अपनी बिल्कुल रॉ स्टेट में है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और जहाँ पे चार्जेस बैलेंस नहीं है, इवन एटम्स भी बैलेंस नहीं है। तो हमें हर चीज को ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली बात आपको एटम्स को बैलेंस करना है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे बेसिक है, राइट, कि दोनों तरफ हमारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने ही चाहिए। दूसरी बात जो कि थोड़ा सा टिपिकल बनाती है इस तरह के रिएक्शंस को, वो है उनके चार्जेस, उनकी ऑक्सी इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना। जब आप ये भी कर लेते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के चार्जेस, ओवरऑल चार्जेस को भी बैलेंस करना होता है। तो इस तरह से हमारी एक कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एटम्स को बैलेंस करना, इंडिविजुअल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना और ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना थ्रू आउट द रिएक्शन। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। एटलीस्ट हमें जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हम ज्यादा अच्छे से जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको समझ पाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको, बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपको अपना दिमाग भी यूज करना है इसके अंदर, बट हाँ ये जो स्टेप्स है इनको आप एक बेस मान के चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको तो हटा देती हूँ, ओके। तो देखो ये जैसे कि मेरे पास में एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मेरे को बैलेंस करना है, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे। तो ये कुछ हमारे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। देखो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी आपको रिएक्शन गिवन है रॉ स्टेट में, आप सभी के सभी वो एलिमेंट्स जो कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी कर रहे हैं थ्रू आउट द रिएक्शन, आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस करोगे। देखो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो ही नहीं रही है तो वो हमारे लिए बैलेंसिंग का कोई खास मुद्दा है भी नहीं। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हैं, हमें सबसे पहले उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर देना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये जब आप कर लेते हो तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, यू विल बैलेंस द रिएक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि ऑफ कोर्स क्योंकि एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो कोई एक एलिमेंट होगा जो कि रिड्यूस हो रहा होगा और कोई दूसरा होगा जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस करोगे। अगर वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो डायरेक्टली आप कहां पे जाओगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे ट्रांसफर हो रहा है व्हाइल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप बैलेंस करोगे उस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है उसके अंदर, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों तरफ बैलेंस हो जाते हैं तो अब आपको ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना है। तो आप सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि टोटल चार्ज कितना है, फिर आप राइट हैंड साइड में देखोगे कि टोटल चार्ज कितना है। नाउ बेस्ड ऑन योर मीडियम, कि आपका मीडियम एसिडिक है कि बेसिक, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो मैंने आपको H+ साइन एरो के ऊपर लिखा हुआ शो कर रखा है, इट मींस दैट दिस मीडियम इज एसिडिक। तो जहां पे भी चार्ज की कमी है, लेट्स से कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज कम है हम वहां पे H+ आयंस को एडिशनली इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली रिएक्शन के अंदर होती है, बट क्योंकि हमें थ्योरेटिकली पेपर पे करना है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि H+ आयंस का एडिशन हो रहा होगा। और जो दूसरी साइड है जहां पे कि H+ आयंस की या फिर प्लस आयंस की कमी नहीं थी, ठीक है, एक्स्ट्रा थे, तो वहां पे H और ऑक्सीजन के आइटम्स जिनको कि हमने अब ऐड किया है उनको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हम वाटर को इंक्लूड कर देंगे। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर बैलेंस हो चुका होगा इतना कर लेने के बाद, बट स्टिल एक फर्दर रिकन्फर्मेशन के लिए जो भी हमें फाइनल रिएक्शन अब मिलती है उसको हम हर तरीके से रीचेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, और तीसरा ओवरऑल चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। अब मैं आपको किस तरह से इसको हमें अचीव करना होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इसके हम 2-3 एग्जाम्पल्स और लेंगे ताकि एक फर्दर एक कंप्लीट क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाए। देखो सबसे पहली चीज है कि मैं अब इस रूल्स को यहाँ पे हटा देती हूँ और हमारा मेन फोकस होगा इस रिएक्शन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी एक क्रोमियम के ऑक्साइड की रिएक्शन है जिसको कि आप सल्फाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जिससे कि Cr3+ में और सल्फेट में कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा पहला स्टेप में आप क्या करोगे कि वो सभी एटम्स जिनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उनको आप मेंशन कर दो, सिंपली मेंशन कर दो और कुछ भी नहीं करना। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेती हूँ।
तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट स्टेप पे आते हैं तो आप देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन के अंदर मैंने जिनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें भी चेंज आ रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, हर एक पर्टिकुलर कंपाउंड आयन में ऑक्सीजन इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अननेसेसरी हमें ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। हम फोकस करते हैं क्रोमियम के ऊपर। अर्लियर इट हैड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट के अंदर हम देख रहे हैं सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है और सल्फर +6 में जा चुका है, यानी कि क्रोमियम के आयंस +6 से +3 में चले गए, तो उनका तो हो गया रिडक्शन, और सल्फर के आयंस +4 से +6 में चले गए, यानी कि सल्फर के आयंस का हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतनी बात? तो हमें ये समझ में आ गया कि इस रिएक्शन में रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है हर इंडिविजुअल रिएक्शन में। लेट्स से कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्रोमियम के, सबसे पहले तो आप एटम्स को बैलेंस कर लो, ये तो पहला काम आपको करना है, ठीक है, वरना हम इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्रोमियम के यहाँ पे मेरे को 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं ऑक्साइड में, जबकि दूसरी तरफ जो रिएक्शन है उसके अंदर मेरे को क्रोमियम का सिर्फ एक ही एटम दिखाई दे रहा है आयनिक फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैं क्रोमियम को बैलेंस कर लूंगी नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली 2 ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर मैंने हालांकि 3 यहाँ पे बाद में ऐड किया, अभी आप इस पे फोकस मत करो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले भी एक ही सल्फर था और बाद में भी एक ही सल्फर है, सिर्फ आप ब्लू पार्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। तो क्रोमियम के एटम्स को बैलेंस करने के बाद में अब मेरे को देखना है कि क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। जैसे कि जो मेरा फर्स्ट ये कंपाउंड है यहाँ पे क्रोमियम, हर एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है और यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्रोमियम पे कितना हो गया, वो हो गया +6 × 2, यानी कि टोटल चार्ज +12 हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अब क्रोमियम के 2 आयंस हैं और हर एक आयन पे +3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज 3 × 6 यानी कि +6। तो आप क्या देख रहे हो कि +12 से हम लोग +6 की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जरूर क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तभी तो वो +12 से +6 में रिड्यूस हो गया। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का और 6 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, जिसके बाद में वो Cr3+ में चेंज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे +6 चार्जेस को आपको बैलेंस करना है सल्फर के अंदर भी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं सल्फर पे। सल्फर पे पहले +4 चार्ज था और सल्फर पे बाद में +6 चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, लूज हो रहे हैं। अब देखो मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम ने लिए हैं, तो उनको लेने के लिए कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो देने वाला कौन है? सल्फर है। सल्फर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा है सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्ट होने पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितना डोनेशन होना चाहिए? 6। इसका मतलब जरूर यहाँ पे सल्फर के 3 सल्फर के एटम्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 3 मोल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है ना। ये तो बात लेने देने की है ना। अगर किसी को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, पर सल्फर जो है वो तो एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। इसका मतलब कि सल्फाइड के 3 हमें मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, 3 कंपाउंड आयंस की जरूरत है, सो दैट कि हमें फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। नाउ आफ्टर दैट अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल आयंस की बैलेंस हो चुकी है, तो मैंने आपको तीसरी कौन सी चीज बताई थी? तीसरी चीज थी कि हमें ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन के अंदर, ये अब हमारी रिएक्शन है ना, तो हमें हमारा मेन फोकस अब इस रिएक्शन पे होगा, सेकेंड वाले स्टेप पे। अगर आप इसमें देखो तो ओवरऑल चार्ज क्रोमियम के ऑक्साइड पे कितना है? 2- हमें दिखाई दे रहा है, और सल्फाइड जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। अब मैं सल्फर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब ओवरऑल चार्ज की बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल चार्ज क्रोमियम के इस कंपाउंड आयन पे 2- है और सल्फाइड के इस आयन पे 2- है, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल चार्ज मेरे पास, और सल्फाइड के ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो -2 + 3 × -2 कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हो गया? -8। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज -8 है, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, -8 है।
कोई बात नहीं। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि चार्जेस कितने हैं। तो सिमिलरली क्रोमियम के यहाँ पे 2 आयंस हैं और हर एक क्रोमियम पे 3+ चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? तो यहाँ तो हो गया +6 और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज और इस तरह के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुल मिला के जो ओवरऑल चार्ज जब आप देखोगे तो 2 × 3 -2 × 3, तो कुल मिला के 0 चार्ज, मतलब कि राइट हैंड साइड हमारी पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो अब आप देख रहे हो कि जो चार्जेस है वो इम्बैलेंस्ड है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना होता है तो आप बेस्ड ऑन योर मीडियम, आपका मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है, उसके बेसिस पे आप H+ या OH- का एडिशन करते हो। तो क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था कि हमारा मीडियम एसिडिक है तो हम H+ आयंस को जहां पे भी उनकी जरूरत है वहां पे ऐड करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में -8 चार्ज है, राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है। तो अगर मेरे को दोनों साइड पे चार्जेस को इक्वल करना है तो मेरे को H+ आयंस को कहाँ ऐड करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि माइनस और प्लस चार्जेस आपस में न्यूट्रल हो जाए। इसलिए आप देखो मैंने यहाँ पे 8 H+ आयंस को ऐड किया। अब 8 H+ आयंस को ऐड करने से चार्जेस तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स अब मेरे इम्बैलेंस हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको H+ आयंस और OH- आयंस जब भी ऐड करते हो तो जो दूसरी साइड है वाटर के मॉलिक्यूल्स का एडिशन करके आप यहाँ पे एटम्स को बैलेंस कर दोगे। तो देखो क्योंकि मैंने 8 हाइड्रोजन प्लस आयन सेट को ऐड किया है, यानी कि 8 हाइड्रोजन का मैंने एडिशन किया है, तो वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो ऐसे में मेरे हाइड्रोजन के आयंस, हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, और वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है तो चार्ज तो बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि अब ऑक्सीजन भी तो आ गया वाटर के साथ साथ में, तो ऑक्सीजन का क्या? तो आप ये देखोगे कि जैसे ही आप इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हो ना, ऑटोमेटिकली इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, आप फर्दर अपने क्लैरिफिकेशन के लिए करके देख सकते हो, बट अभी सिंपली हम क्या करते हैं, 8H+ को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं और 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हम राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई, इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ पे हर एक एटम को बैलेंस करके देखो, आपके सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल आयंस की बैलेंस हो चुकी है और ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो चुका है। ठीक है, फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ये मैं जस्ट आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप एक बार करके देखो कि यहाँ पे जैसे 8 हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ भी आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्रोमियम के 2 एटम्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो क्रोमियम के 2 ही एटम्स मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 7, और देखो ये 3 × 6, 3 × 3, तो ये कितने हो गए, 9 + 7 हो गए। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये 4 × 3, यहाँ पे ऑक्सीजन मुझे कितने दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं और 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देख रहे हो आप 16 दोनों तरफ हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी सल्फर 3 है। तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है, जैसे ही आपने स्टेप वाइज इस तरह के स्टेप्स को फॉलो किया तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, जो चार्जेस के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में और एटम के टर्म्स में फुल्ली बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर है इतनी बात? सो दिस वाज वन ऑफ द रिएक्शन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब बिल्कुल इसी तरह से एक आध एग्जांपल हम और करके देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स के लिए। तो अब मेरी जो रिएक्शन है, अब मैं थोड़ा फटाफट लेकर चलूंगी, इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑल्दो आपके पास में पूरा सोल्यूशन है तो आप इसको रीचेक कर सकते हो खुद करके। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये मैग्नेट का आयन है जिसको मैंने ब्रोमाइड के आयन के साथ ट्रीट किया। नाउ दिस टाइम इट इज इन दी बेसिक मीडियम, और जिससे इसका कन्वर्जन मैग्नीज ऑक्साइड में और ब्रोमेट आयन में हो गया। क्लियर है? अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगेन आपको ध्यान रखना है, आपको एटम्स को बैलेंस करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इंडिविजुअली हर एलिमेंट के लिए बैलेंस करना है, और आपको ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है। सो दिस इज योर मकसद, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करने वाले थे, वो सभी एटम्स जिनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उनको मेंशन कर दो। तो देखो मैग्नीज के लिए इट इज +7, ब्रोमीन के लिए इट इज -1, मैग्नीज के लिए राइट हैंड साइड में +4 है और ब्रोमीन के लिए +5 है। यानी कि आप देख रहे हो कि मैग्नीज का यहाँ रिडक्शन हो रहा है +7 से +4 में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, और ब्रोमीन का -1 से +5 में अच्छा खासा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने सिर्फ इतना आइडेंटिफाई किया कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं।
सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करोगे, तो देखो नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस से ही दिख रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अब मुझे एटम्स को बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर इनिशियली मैं देखूं तो दोनों तरफ एक एक एमएन ही दिख रहे हैं और ब्रोमीन भी एक एक ही दिख रहे हैं। तो अब ये जो 2 मैंने ऐड किया है वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने के बाद में किया है। तो अब हमें उस स्टेप पे मूव करना है। देखो मैंगनीज जो है उसमें पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और बाद में +4 हो गई। ब्रोमीन में पहले -1 थी और ब्रोमीन में बाद में +5 हो गई। तो ब्रोमीन ने एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा ताकि वो -1 से +5 में चला जाए। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसको सिंपली फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। कैसे? -1 से पहले ये 0 गया होगा, 0 से +1, +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4 और +4 से +5, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन लूज कर रहा है तो मैंगनीज को भी 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में। पर मैंगनीज जो है वो तो एक स्टेप में सिर्फ +7 से +4 में जा रहा है, यानी कि वो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो इसका मतलब अगर उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है तो मैंगनीज के यहाँ पे 2 मोल्स प्रेजेंट होने चाहिए दोनों साइड में, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया स्टोइशियोमेट्री में। अब देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और 6 ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसका मतलब कि दोनों तरफ जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ओवरऑल बैलेंस हो चुकी हैं। नाउ जो थर्ड स्टेप हमारा होता है वो है चार्जेस को बैलेंस करना लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कंपाउंड आयंस के ऊपर ओवरऑल चार्ज को देखूं तो देखो यहाँ पे एक मैग्नेट के ऊपर -1 चार्ज था, 2 मैग्नेट के आयंस हैं यानी कि -2, तो -2 तो यहाँ से आ गया और ब्रोमीन से -1 आ गया, तो टोटल चार्जेस -3। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इट इज 0, ये न्यूट्रल है। और जो ब्रोमेट आयन है उसके ऊपर -1 चार्ज है, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास -1 चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास -3 चार्ज है। क्लियर है? तो इसका मतलब, और मीडियम मेरा बेसिक है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव आयंस की कमी आपको कहाँ दिख रही है? मुझे तो राइट हैंड साइड में दिख रही है। अगर 2 यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के आयंस राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए जाएं तो ऐसे में जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का एडिशन राइट हैंड साइड में ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए आप क्या करते हो, जो दूसरी साइड है वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऐड कर देते हो, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो चार्जेस में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे रिएक्शन में। तो इसलिए हमने 2 आयंस OH नेगेटिव के राइट हैंड साइड में ऐड किए और दूसरी साइड में वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन के 2 एटम्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर हाइड्रोजन के एटम्स आपके चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एक ही वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया। अब जो मेरी फाइनल रिएक्शन आई, बस आपको सिंपली उसको वेरीफाई करना है, एक बार और रीचेक करना है। तो देखो एक वाटर का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में और मैग्नेट के 2 आयंस और ब्रोमीन का 1 आयन, मीडियम आपका OH नेगेटिव है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखो तो मैंगनीज ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और उसके अलावा ब्रोमेट आयन एक ही है और OH नेगेटिव के 2 आयंस का हमने जो एडिशन किया। अब अगेन ये टास्क मैं आपको दे रही हूँ, ऑल्दो मैंने यहाँ पे दे रखा है खुद रीचेक करने के हिसाब से, जो कि आप देख भी सकते हो, बट स्टिल आई वुड से कि आप एक बार इसको खुद से करके देखो, रीचेक खुद करके देखो। जब आप फाइनली इस इक्वेशन को रीचेक करते हो तो आप देखोगे कि दोनों ही तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2 and 2, मैंगनीज के एटम्स भी 2 और 2 हैं, ऑक्सीजन के एटम्स 9 और 9 हैं और ब्रोमीन के एटम्स 1 और 1 हैं। और जो चार्जेस हैं दोनों ही साइड वो भी आपके कैसे हैं, वो भी बैलेंस्ड है और दोनों ही तरफ -3 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका चार्ज दोनों तरफ न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज आपके बैलेंस्ड होने चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक और एक एग्जाम्पल। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ये मैं आपके लिए एक एज अ होमवर्क रख रही हूँ। अगेन सोल्यूशन सारा आपके सामने है, लेकिन आपको खुद से एक बार इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो आपको बस इसमें वही चीज
सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि दोनों ही तरफ आप जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही हैं और जो ऑक्सीडाइज हो रही है उनको पहचानोगे और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करोगे। सेकंड स्टेप में आप अगर कहीं पे नंबर ऑफ एटम्स डिसबैलेंस हैं तो उनको आप वेरीफाई करोगे, उनको बैलेंस करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पे बैलेंस करोगे। उसके बाद में आप उनके ओवरऑल चार्जेस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस करोगे। और जहां पर भी बैलेंसिंग में, यानी क्योंकि अगेन हमारा मीडियम अल्कलाइन है, तो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आपका कम है वहां पे तो आप OH नेगेटिव आयंस को ऐड करोगे और बेस्ड ऑन दैट आप उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहां पे कंपैरेटिवली ऐड करोगे। क्लियर है? तो ये हमारा एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा और फाइनली जो आपके पास में रिएक्शन है बैलेंस्ड फॉर्म में वो कुछ इस तरह से आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो एक बार फिर से आप इसका पूरा प्रोसेस जो मैंने आपके सामने शोकेस कर रखा है उसको एक बार देखोगे। ओके, तो ये हो गई हमारा फर्स्ट मेथड विच इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ जो भी रिडॉक्स रिएक्शन को ही बैलेंस करने का एक तरीका है। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी आपकी ओवरऑल रिएक्शन है बेस्ड ऑन दैट कि वो रिडक्शन रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप उसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हो, हाफ रिएक्शंस में तोड़ देते हो। फिर दोनों की इंडिविजुअली आप पहले तो बैलेंसिंग करते हो, उसके बाद में दोनों को फिर से कंबाइन करके एक ओवरऑल बैलेंसिंग करते हो। ठीक है, सिंपल सा मेथड होता है। अगेन ये रिएक्शंस भी आपके एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हो सकती है तो रिडॉक्स रिएक्शन ही ना। वही रिडॉक्स रिएक्शन को हम दो अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, चीज तो वो की वही होगी। तो यहाँ पे भी मीडियम आपका आइदर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अगर तो मीडियम एसिडिक है तो H+ आयन का एडिशन करके आप ओवरऑल चार्जेस को बैलेंस करोगे, जो कि हमने लास्ट के 4th और 5th स्टेप में देखा था। और अगर बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव आयंस का एडिशन करके आप उनको बैलेंस करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिक स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने होते हैं। उसके बाद में अगेन हम उसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके इस पूरे मेथड को समझेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या करोगे ना कि दोनों ही स्पीशीज जो कि रिएक्शन में जो भी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनका कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हमने उस मेथड में स्टेप 1 में किया था, आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करोगे और ये पहचानोगे कि एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हटा के निकाल के सेपरेटली अलग रख देंगे और रिडक्शन हाफ सेल को हटा के सेपरेटली अलग रख देंगे। क्लियर है? इतनी बात तो हो गई। उसके बाद में ये जो हमारी दोनों ही इंडिविजुअल सेपरेटेड स्प्लिटेड जो हमारी रिएक्शंस हैं, इंडिविजुअली हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे कि हमने पिछले स्टेप में किया था। अब हम अलग अलग करके कर रहे हैं, पहले हम साथ में कर रहे थे, बस इतना सा फर्क है। तो हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को बैलेंस करेंगे। कैसे करोगे? पहले उनके एटम्स को बैलेंस करो, जब एटम्स बैलेंस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो। अब देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, अब हम देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितना ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जितना आपके इलेक्ट्रॉन्स देने वाली स्पीशीज होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाली स्पीशीज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस में एक स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो वो जितना देगी उतना ही लेने वाला भी कोई होना चाहिए, है ना, तभी तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस होगा। तो हमें इन दोनों रिएक्शंस को आपस में कंपेयर करना है और उनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। और अगर चार्ज फिर भी बैलेंस नहीं होता तो बेस्ड ऑन दिस कि मीडियम आपका एसिडिक है कि बेसिक है, आप H+ आयंस का और OH नेगेटिव आयंस का जरूरत के मुताबिक जिस भी जगह पे आपको एडिशन करना है आप वहां पे एडिशन करोगे और उसके ऑपोजिट साइड में वाटर का एडिशन करके आप हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करोगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऑक्सीजन के एटम्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक रिकन्फर्मेशन के लिए हम हमारी इक्वेशन को एक बार रीचेक जरूर करेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से बैलेंस कर लो, ओवरऑल आपका सारी चीजें बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली वही चीज है, बस दर्शाने का तरीका, शोकेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज दोनों मेथड्स में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल कुछ मेरे पास में इस तरह से है। फर्स्ट रिएक्शन जो कि आप देख पा रहे हो, आयरन का 2+ आयन है जिसको कि हमने क्रोमियम के ऑक्साइड के आयन के साथ में ट्रीट किया एसिडिक मीडियम में, जिससे कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया Fe3+ में और साथ में क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें अगेन एटम्स के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में और ओवरऑल चार्ज के टर्म्स में इसको बैलेंस करना है। ऐसा करते ही इसके एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे, चार्जेस भी बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसी के लिए डिफरेंट स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरह सिस्टमैटिकली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो आप यही मेंशन करो, ये डिसाइड करो कि रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उनको आप यहाँ पे फोकस में लाओगे। जैसे कि Fe2+ है, इस पे 2+ चार्ज है, बाद में 3+ हो गया, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्रोमियम पहले +6 में था, बाद में जा रहा है +3 में, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। तो एक तो मेरे पास ऑक्सीडेशन होने वाली स्पीशीज मुझे दिख गई और रिड्यूस होने वाली स्पीशीज दिख गई। सेकेंडली मैंने आपको क्या कहा था, अब आप यहाँ पे स्प्लिट कर दोगे। पहले वाले मेथड में हम स्प्लिट नहीं करते थे, वहीं का वहीं करते थे कैलकुलेशन। अब हम स्प्लिट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, जिसको कि हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कह देंगे, हाफ रिएक्शन कह देंगे, और दूसरी हो गई मेरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मेरा Fe2+ Fe3+ में, और रिड्यूस कौन हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3 में। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, आप सबसे पहले एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने से पहले एटम्स को बैलेंस करो। तो देखो एटम मेरे को आयरन का लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही दिख रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक ही दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल की बात करूं तो क्रोमियम के 2 एटम्स दिख रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड में क्रोमियम का एक ही एटम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 भी पुट कर दिया राइट हैंड साइड में। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि पहले होता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूं तो 2+ से 3+ में जाने पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और लूज होके तभी तो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ सेल में देखूं तो क्रोमियम पहले +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसके पास में 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +12। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टोटल चार्ज हो गया क्रोमियम पे +6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का अगर यहाँ पे एडिशन होता है तब जाके वो +6 से +3 में 2 एटम्स के साथ में रिड्यूस होगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला भी तो होना चाहिए इस प्रोसेस में। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि आयरन के सामने भी 6 लिख देंगे दोनों तरफ। तो आप देख रहे हो कि जो थर्ड स्टेप है इसमें मैंने आयरन के आगे 6 और 6 ऐड कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना होगा, तभी तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो पाएगा क्रोमियम। ठीक है, तो जो मेरे पास अब ओवरऑल रिएक्शन निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह से है। पर अभी भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन सब कुछ तो बैलेंस हो गया, एटम्स भी बैलेंस हो गए, पर ओवरऑल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ तो वो देख लेते हैं, हम रीचेक कर लेते हैं। देखो आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 × 2 यानी कि 12, तो +12। और यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज मेरे पास आ गया 10। ठीक है, जबकि अगर राइट हैंड साइड में मैं देखूं तो 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, और 3 × 6 कितना होता है आपका, सॉरी 3 × 2 होता है 6, तो 18 + 6 यानी कि 24। तो एक तरफ तो +10 चार्ज है पर दूसरी तरफ +24 चार्ज है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्जेस का डिफरेंस है। क्योंकि मीडियम मेरा H+ है, तो जहां पर भी आपको प्लस आयंस की कमी दिख रही है वहां पे आप उतना ही H+ आयंस को ऐड कर दो। तो अगर 10 में मैं 14 H+ आयंस को ऐड कर दूं तो यहाँ पे प्लस चार्ज 24 के इक्वल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तरफ 24 प्लस चार्ज है, तो चार्जेस के फॉर्म में तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन के आयन ज्यादा हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन कर देंगे। तो 14H के लिए मेरे को राइट हैंड साइड में भी 14H चाहिए, तो वाटर के अंदर क्योंकि इंडिविजुअली ऑलरेडी 2 एटम्स होते हैं, तो इसलिए 7 अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन कर दूं तो मेरे हाइड्रोजन के एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। आप उसको इक्वेशन में पुट करो, हालांकि रीचेक एक बार जरूर करो
क्योंकि कई बार अगर ऑलरेडी आपके रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन आयन किसी और फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका जो ये एडिशन है वाटर के मॉलिक्यूल, उसके साथ आपको थोड़ी सी छेड़खानी करनी पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना पड़ता है। उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी, ठीक है। लेकिन जनरली अगर कोई और स्पीशीज नहीं है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे इस केस में सिर्फ हाइड्रोजन को देने वाली, शोकेस करने वाली स्पीशीज आपकी H+ आयन है या फिर वाटर है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली H+ आयन के हिसाब से वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो, ठीक है। आपको वैसे तो रीचेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मन की शांति के लिए कर लेना चाहिए, इसलिए इसको एक बार करके देख लेना। तो यहाँ पे हर तरफ आपके सभी के सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बैलेंस हो चुकी हैं और ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी एक रिएक्शन की तरफ। अब थोड़ा सा फटाफट लेंगे क्योंकि अब हम काफी अच्छे से दोनों मेथड्स को समझ चुके हैं। सो नाउ दिस इज द अनदर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि आपके पास में अगेन मैग्नेट के आयंस हैं, आयोडाइड के आयंस हैं, लेकिन इस बार मीडियम बेसिक है जिसका कन्वर्जन MnO2 और I2 गैस में हो रहा है, ठीक है। बहुत ही फेमस रिएक्शन ये है और इसी से हमें परमैंगनेट आयन के एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का भी वो आभास होता है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको यहीं पर याद भी कर लो और बाकी हमें तो यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पहचानेंगे कि रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे। Mn+7 है, बाद में +4 हो रहा है, यानी कि इसका हो गया रिडक्शन। आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब दोनों ही रिएक्शंस को मैं स्प्लिट कर दूंगी, यानी कि कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना रहा है और कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना रहा है, उन दोनों को हम अलग अलग स्प्लिट करके रख देंगे। तो आयोडाइड हमारा आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इनके एटम्स को बैलेंस करना है। तो मुझे आयोडीन राइट हैंड साइड में तो 2 एटम्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। और मैंगनीज तो मुझे दोनों ही एक एक एटम्स दिख रहे हैं दोनों ही साइड में, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग। तो देखो, जब -1 से ये 0 में जा रहा है तो एक स्टेप में इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, पर क्योंकि 2 आयोडाइड के आयंस हैं, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए होंगे, तभी तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो +7 से +4 में स्पीशीज जा रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एडिशन हुआ होगा, तभी तो ये रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। पर अगर हम यहाँ देखें तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस्ड होने चाहिए थे, पर यहाँ पे तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और दूसरी तरफ 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब मैं दोनों को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। तो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल पूरी ओवरऑल रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों तरफ मेरे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, आप ऑब्वियसली ओवरऑल रिएक्शन को ही मल्टीप्लाई करोगे। इस वजह से मेरी इस रिएक्शन में इस तरफ आपको इसको मैं थोड़ा स्क्वायर बॉक्स ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे आयोडाइड के आयन टोटल 6 हो गए, क्योंकि ऑलरेडी 2 थे। उसके बाद में आयोडीन के आगे 3 स्टोइशियोमेट्री आ गई और टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे 6 हो गए, जो कि मेरा मकसद था। और दूसरी तरफ अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो इसको मैंने 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई किया है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मेरे 6 हो गए, मैग्नेट के आयन्स 2 हो गए और मैंगनीज ऑक्साइड के आयन भी 2 हो गए, के मॉलिक्यूल्स भी 2 हो गए, राइट। तो अब मेरा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है क्या, वो होता है इनके ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना। तो अब ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें चार्जेस देखने होंगे। तो आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज है और 6 इसके आयंस है, तो टोटल -6 हो गया। और मैग्नेट के 2 आयंस हैं और हर एक पे -1 चार्ज है, तो -6 -2 टोटल हो गया -8। राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो आयोडीन भी नेगेटिव स्टेट में है और मैग्नीज ऑक्साइड भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब नेगेटिव आयंस की जो अबंडेंस है वो ज्यादा कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, और मीडियम है मेरा OH नेगेटिव बेसिक मीडियम। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में अगर मैं 8
हाइड्रोक्साइड के आयन को ऐड कर दूं तो मेरे आयंस तो बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ। प्रॉब्लम आएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की, तो क्योंकि 8 OH नेगेटिव आयंस ऐड किए हैं तो मेरे को 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स का एडिशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 ऐड कर दिए। अब हम देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली मेरे ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो अगेन ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करो। जो भी नंबर ऑफ एटम्स है आपको पता है किस तरह से लेफ्ट और राइट साइड में काउंट करना है। सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए, उनके एटम्स के लिए आप ये काउंट करो कि क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, क्या उन टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दोनों तरफ बैलेंस होकर आ रही है। अगर तो ये हो जाता है इसका मतलब दिस इज अ फुल एंड फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि ऑब्वियसली ये है भी, बट आपको इसको एक बार रीचेक करके खुद से देखना है। ठीक है, और लास्ट मेरे पास एक और एक एग्जांपल है इसी मेथड को समझाने के लिए, जो अगेन आपको खुद से इसको अटेम्प्ट करना है क्योंकि हम पूरा मेथड प्रोसेस समझ चुके हैं। यहाँ पे नाइट्रेट आयन है, जिंक के साथ रिएक्ट कराया, बेसिक मीडियम में जिंक आयन और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस वाज द एग्जांपल दैट आई वाज एक्चुअली टेलिंग यू। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। तो इस बार आपको एक छोटा सा ध्यान बस इतना रखना है कि जब आप यहाँ पे ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करोगे और OH नेगेटिव आयंस का राइट हैंड साइड में एडिशन करोगे, जो कि आप देख रहे हो, तो 10 OH नेगेटिव आयंस। तो इस हिसाब से तो मुझे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करने चाहिए थे? मुझे 5 मॉलिक्यूल्स ऐड करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे एक स्पीशीज ऑलरेडी ऐसी है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, मतलब ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी है। तो इसका मतलब अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 5 से ज्यादा हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे ताकि उस अमोनियम आयन के साथ में भी मैं डील कर सकूं। तो बस एक ये छोटा सा ध्यान आप यहाँ पे रखोगे, अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में भी कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ब्लाइंडली आपको OH नेगेटिव आयंस को देखकर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड नहीं करना। थोड़ा सा आपको वहां पे दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 10 OH नेगेटिव का मतलब हो गया 5 वाटर के मॉलिक्यूल, पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स अमोनियम आयन में भी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स मुझे वाटर के एडिशनली और ऐड करने पड़े होंगे। तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 7 वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएगा ताकि मेरे हाइड्रोजन आयन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। सो इन दिस वे दिस इज अ फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, जहां पे एटम्स, जहां पे आयंस, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल चार्ज, सब कुछ पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ओके, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से करके देखना है। सो अगेन दिस इज अ homework for you. So in this way this was like the most important class of redox reactions. हालांकि ये चैप्टर हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम कुछ टाइट्रेशन पार्ट, मतलब टाइट्रेशन, इसका एप्लीकेशन पार्ट बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस का, उसको हम समझेंगे। लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जहां से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 1-8 मार्क्स का भी नहीं होगा, हो सकता है कि वो 4 या 5 मार्क्स के इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, और बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ पे पुट की जा सकती है आपसे क्वेश्चंस पूछते वक्त। नेक्स्ट क्लास में हम टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस भी होते हैं, तो किस तरह से होते हैं, क्या तरीका होता है, और किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को, वो सब एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और ज्यादा डिटेल में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। So this is all from my side for today's class. I hope आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। So thank you so much. Take care of yourself. Goodbye. We'll see you very soon in the next class. Till then, take care.